वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ रितेश दहिया और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके सरफेस टेंशन के बारे में। तो नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार सरफेस टेंशन का एक सवाल पूछ लिया जाता है और ध्यान रखना, और यहाँ पे कई बार आपके डायरेक्टली फॉर्मूले पूछे हुए हैं कि बता दो एक्सेस प्रेशर बबल में या सोप में क्या होगा। तो फॉर्मूले आपको स्पेशली इस चैप्टर के ध्यान रखने हैं। स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो हम यहाँ कहते हैं कि जो आपके जब हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके सरफेस टेंशन की, तो दो लिक्विड की जो आपकी सरफेस उसकी बात करेंगे, दो मॉलिक्यूल की फोर्सेस की बात करेंगे। हम यहाँ पे दो तरह के फोर्सेस डिफाइन करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पहले को कहते हैं कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। उसको आप अगर सेम सब्सटेंस है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। दिस फोर्स इज लेसर इन लिक्विड एंड ये आपका फोर्स गैसेज में सबसे कम होता है, फिर लिक्विड में होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल ये कि 2 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड कोलेसिस मतलब कंबाइन टू फॉर्म इनटू वन। जब वो दोनों एक दूसरे के टच में आती है तो दोनों मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना लेती है। दैट इज़ द केस। तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट कहलाता है एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस होंगे आपके मॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप, वो आपके एडहेसिव फोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल फेविकोल हो गया आपका, और इसी वजह से हम बहुत बार ब्लैक बोर्ड पे और चौक सब पे लिख पाते हैं। तो अगर हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड की जो आपकी चौक है, उस चौक जब आपकी उस बोर्ड पे वहीं पे रखी रहे, मतलब उस पर चिपकी रहती है, एक्चुअली इट्स नॉट अ पेस्टेड, तो वो आपका एडहेसिव फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इस वजह से हम वहाँ पे लिख पाते हैं। सरफेस टेंशन ही हम कहते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच its free surface tries to have minimum surface area and behaves as if it were under tension, somewhat like a stretched elastic membrane. This property is called आपकी surface tension. इस चीज़ को ऐसे समझना है कि अगर आपकी एयर ड्रॉप है, मतलब या पानी में आपकी एक पानी की ड्रॉप एयर में आ रही है, वो आते हुए अपना एरिया सबसे मिनिमाइज करना चाहेगी। उसका रीज़न ये है सरफेस टेंशन। उस प्रॉपर्टी की वजह से वो चाहती है कि उसका एरिया जो है वो मिनिमाइज हो जाए। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं यहाँ पे सरफेस टेंशन। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हम ये कहते हैं कि इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वन साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ऑफ लेंथ, तो सरफेस टेंशन हम यहाँ डिफाइन करते हैं F/L, ये आपकी सरफेस टेंशन होगी। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस या फिर आपका लेंथ ऑफ लाइन कंसिडर। तो ये मान लीजिए आपके पानी की सरफेस है, इस सरफेस पे आपने कोई इमेजिनरी लाइन बनाई। ना इस इमेजिनरी लाइन पे इस और इस डायरेक्शन में आपके फोर्स जो लग रहे होंगे, आपके फोर्स, तो सरफेस टेंशन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं T विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स डबल करेंगे लेंथ आपकी डबल हो जाएगी। सरफेस टेंशन जो है वो एक्चुअली आपकी लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो पानी का सरफेस टेंशन फिक्स्ड है, सरसों का तेल है, मिट्टी का तेल है, या कोई भी आप उसकी बात करेंगे, उनके लिक्विड्स की सरफेस टेंशन फिक्स्ड है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट इसकी आपकी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर और या फिर डाइन पर सेंटीमीटर, या फिर अगर आप इसको डायमेंशन देखेंगे तो MT-2 ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी, बिकॉज न्यूटन की जो आपकी डायमेंशन है वो MLT-2 होएगा। एल यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया ना। यहाँ पे इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसको कहते हैं, पहले वाला कहलाता है बैलेंसिंग ऑफ अ नीडल। इस तरह के सवाल पूछे हुए हैं कि आपसे नीडल है, उस नीडल को आपने बचपन में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि धीरे से आप एक नीडल को बहुत ही स्लोली अगर आप एक पानी की सरफेस पे रख दें, वो बैलेंस हो जाती है। ऑल्दो आपकी नीडल जो है लोहे की बनी हुई है, तो पानी की सरफेस उसको बैलेंस कर लेता है। इट इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग अ नीडल। सिमिलरली जब हम यहाँ पे बात करेंगे रिंग को, तो आप क्या कर रहे हैं, रिंग यहाँ पे बैलेंस है और आप उसको ऊपर उठाना चाह रहे हैं, तो उस लिमिटिंग कंडीशन में, जब वो उठी नहीं है बट वो उठने वाली है, उस लिमिटिंग कंडीशन में आपका ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्सेस आपके बराबर होंगे। उस केस में जो लेंथ है आपकी, वो लेंथ एक जो रिंग है, क्योंकि तो रिंग की आउटर सरफेस 2πr, इनर सरफेस फिर 2πr, यहाँ पे हम दोनों रेडियस ऑलमोस्ट छोटा मान रहे हैं, प्लस उसका mg, ये आपके यहाँ पे नेट फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। हम कहते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल अगर कोई सवाल आपसे पूछ ले तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी सरफेस टेंशन को अफेक्ट करती हैं। उसमें आपका सबसे पहले आएगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ आपकी सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सरफेस टेंशन जो है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंस है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट ये है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, वो हम उसमें जब ऐड कर देते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ भी सकती है, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी
either on liquid surface or dissolved in it considerably affect the force of surface tension depending upon degree of contamination. तो कितना आपने ऐड किया है उसके बेस पे डिपेंड करेगा. A highly soluble substance like sodium chloride when dissolved in water increases surface tension. उससे आपकी surface tension आपकी बढ़ जाती है. इसी वजह से हम ये कहते हैं जैसे कहा जाता है कि जो गाढ़ा पानी है, जिस पानी में मतलब कीचड़ हो गया है, उस पानी की सरफेस टेंशन आपकी बढ़ जाती है फॉर द सिंपल रीज़न उसी वजह से मच्छर उसके ऊपर बैठ पाते हैं. और इसी वजह से हम कहते हैं कि जैसे हमें कहा जाता है बरसात का जैसे सीज़न ख़त्म होता है, मच्छरों का सीज़न आता है, तो तब कहा जाता है कि सरसों का तेल वो लेके एक या फिर सॉरी मिट्टी का तेल लेके केरोसिन ऑयल लेके एक ढक्कन उसके ऊपर डाल दो. उससे होता क्या है कि वो जो पूरी सरफेस है उसके ऊपर आपका केरोसिन के ऑयल की एक लेयर जम गई है और उस लेयर की वजह से मच्छर जब उसके ऊपर बैठता है तो क्योंकि उसकी केरोसिन की सरफेस टेंशन कम है एज़ कम्पेयर टू जो आपका जमा हुआ पानी है, उसकी वजह से वो उसके ऊपर बैठ नहीं पाता है, उसके पैर धंसते हैं. अदरवाइज जो पुराना पानी होता है वो गाढ़ा हो जाता है, विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है और उस वजह से मच्छर वहाँ पे बैठता है और ब्रीड करता है एंड देन उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है. ठीक है, सो इसका एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपका सरफेस टेंशन है. यहाँ पे बात करते हैं सरफेस एनर्जी की. सरफेस एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पे हम कहते हैं सरफेस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी पर यूनिट एरिया वैल्यू उसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी. जूल पर मीटर स्क्वायर होगा. नाम इसको हमने एनर्जी दिया हुआ है बट इसकी डायमेंशन देखोगे तो जूल पर मीटर स्क्वायर है या फिर अर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. डायमेंशनली देखोगे तो ये m(T-2) इसकी डायमेंशन होंगी. और यहाँ पे अगर ये मान लीजिए आपकी यहाँ थिल फिल्म बनी हुई है, आई एम श्योर आप बचपन में वो सोप बबल से खेले होंगे, वो कैसे करके पानी में डुबकी करके ऐसे जब वो फुलाते हैं, तो वो जो आपका डिवाइस है जिससे आप वो खेल रहे हैं उसकी यहाँ पे बात हो रही है. तो ये अगर मान लीजिए 3 आपके फिक्स एंड है और ये आपका मूविंग एंड है, इसको अगर आप छोड़ देंगे तो सरफेस की प्रॉपर्टी जो है उसको एरिया मिनिमाइज करना है. उसके इरादे ये होंगे इसको अपने आप को एरिया मिनिमम करने के लिए अंदर की तरफ लेके आएगी सो दैट सरफेस का एरिया मिनिमम हो जाए. अब आप चाहते हैं इसको या तो उसी जगह पे रखें या यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाएं, तो जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा पर यूनिट एरिया, उस चीज़ को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी. नाउ वर्क डन इन ब्लोइंग अ लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल. एक सोप बबल को अगर आपने ब्लो करना है R1 रेडियस से R2 रेडियस लेके जाना है तो कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया. तो इस चीज़ को ध्यान रखना. यहाँ पे हम कहते हैं कि W 4πr2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी. राइट, इसी को ये ध्यान रखना. इन केस ऑफ सोप बबल तो आपका 2 चीज़ें आएंगी यहाँ पे. एक होता है आपका ड्रॉप और एक होता है बबल. ड्रॉप आपका इसको ऐसे समझना वो चीज़ है जिसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है. बबल जो है वो चीज़ होएगा जो अंदर जो मटेरियल है और बाहर जो मटेरियल है. तो आपका बबल अगर है तो उसके अंदर एयर है, बाहर भी एयर है, वो सेम होएगा. ड्रॉप के केस में अंदर जो मटेरियल है और जो बाहर मटेरियल है उसके सरफेस के एक साइड पे और दूसरी साइड पे वो दोनों अलग होएगा. तो ड्रॉप के अंदर पानी है, बाहर एयर है. बबल के अंदर भी एयर है, बाहर भी बबल है, बाहर भी एयर है. तो उस केस में आपकी क्योंकि आपकी ड्रॉप में एक ही सरफेस है, बबल में 2 सरफेस है, तो वर्क डन यहाँ पे आपका 4 की वजह 8 टाइम्स या फिर डबल वर्क डन हो जाएगा आपका. तो बबल को ब्लो करने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ड्रॉप ऑफ सेम साइज. राइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ अ बिगर ड्रॉप. तो आपकी एक ड्रॉप है, वो आपकी ड्रॉप n नंबर ऑफ छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट हो गई. जैसे हम आई एम श्योर बार्बर शॉप पे जब जाते हैं, नाई की दुकान पे, वो फिश वो करते हैं और उसके बाद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपके फेस पे और सर पे वो आते हैं. वो हमें थोड़े से ठंडे महसूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू. उसका रीज़न क्या है वो अभी यहाँ समझेंगे. तो हम कह रहे हैं एक आपकी ड्रॉप जो है जिसका रेडियस कैपिटल R था वो आपकी n ड्रॉप्स में स्प्लिट हो गई है. तो यहाँ पे व्हेन अ ड्रॉप ऑफ रेडियस R splits into n स्मॉलर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r, देन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज. तो पहले आपका ये एरिया था जिसको आप एरिया को लिखते 4π कैपिटल R का स्क्वायर, अब वो n टाइम्स 4π छोटे r का स्क्वायर हो गया है. तो यहाँ पे आपका क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा इस वजह से हमें वहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. और वॉल्यूम आपका यहाँ पे क्योंकि मास सेम है, डेंसिटी सेम है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम भी कंजर्व कर सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं 4π यहाँ पे 4π/3 r क्यूब विल बी इक्वल टू n टाइम्स 4π/3 छोटे r का क्यूब, यानी कि r और r के बीच में ये आपकी रिश्तेदारी हो जाती है. इसको ध्यान रखना. वर्क डन जो होगा वो अगेन आपका वर्क डन है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन एरिया. तो पहले आपका एरिया जो था वो 4π कैपिटल R स्क्वायर था, अब वो n टाइम्स 4π छोटे r का स्क्वायर हो गया. तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे.
और इफ द वर्क डन इज नॉट डन बाय एक्सटर्नल सोर्स देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज, सब्सिक्वेंटली टेम्परेचर डिक्रीजेज। तो अगर ये वर्क डन कोई और नहीं कर रहा है, लिक्विड को ही करना पड़ रहा है, तो वो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी से आएगा। अपनी इंटरनल एनर्जी से कोई भी वर्क डन करेगा, कोई भी लिक्विड, उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, राइट। दिस द रीज़न वाई स्प्रेइंग कॉजेज कूलिंग, इसकी वजह से अपने को वो ठंडा लगता है ना। इसकी वजह से होगा क्या कि जो आपका ये वर्क डन हुआ है उसको हम एम एस डेल्टा टी के बराबर कर देंगे और उससे अपना यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर आ जाता है। जे यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपका जे आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट है 4.2 या 4.18 जो भी आप यूज़ करते हैं। जे आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट वो हो गया, ऐसा आपका स्पेसिफिक हीट है, डी आपकी डेंसिटी है, और इसको ध्यान रखना फॉर्मूले को। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात होती है वो है आपकी एक्सेस प्रेशर की। तो अगर आप बबल को या फिर अगर आप सोप को इमेजिन करेंगे तो ये मान लीजिए आपका ड्रॉप है, ठीक है। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन अ ड्रॉप और अ बबल tries to contract and so compress the matter enclosed. This in turn increases the internal pressure which prevents further contraction and equilibrium is achieved. तो आपकी सरफेस जो है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से कोशिश ये हो रही है कि सरफेस जो है वो मिनिमम एरिया में हो। तो आपका जैसे बलून का भी आपने फुलाया हो, तो बलून जब आप फुलाते हैं उसके इरादे होते हैं, वो जो रबड़ की आपकी बलून की सरफेस है उसके इरादे होते हैं अपना एरिया मिनिमम करने के। एक जगह पे आके इक्विलिब्रियम दोनों पे वो आपका बैलेंस हो जाता है। तो बाहर तो आपका प्रेशर पी नॉट हो गया, अंदर आपका प्रेशर पी नॉट प्लस पी एक्सेस होएगा। इसी पी एक्सेस प्रेशर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन इक्विलिब्रियम प्रेशर इनसाइड अ बबल और अ ड्रॉप is greater than outside and the difference pressure between two sides this is called excess pressure. In case of a drop, excess pressure is provided by hydrostatic pressure of the liquid within the drop, while in case of bubble, gauge pressure of the gas ये आपको confined in the bubble ये आपको ये provide करते हैं। excess pressure जो है वो अलग अलग केसेस में क्या होते हैं वो अपने को यहाँ बात कर लेते हैं उसकी। अगर आपका प्लेन सरफेस है उस केस में आपका excess pressure जो होगा वो जीरो होगा। अगर आपका कर्व्ड सरफेस है या फिर आपकी ड्रॉप है जिसकी एक ही सरफेस है, एक्सेस प्रेशर आपका 2T/R होगा। इस डेटा को ध्यान रखना, कई बार आपसे नीट में डायरेक्ट ये ही सवाल पूछा हुआ है। एक्सेस प्रेशर अगर आपका बबल है उसकी वैल्यू आपकी 4T/R हो जाएगी। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ड्रॉप या बबल के केस में पर सरफेस आपका एक्सेस प्रेशर 2T/R होता है, क्योंकि बगल में आपके बबल में आपकी दो सरफेस हो गई, इसलिए आपका प्रेशर जो है 4T/R हो जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपकी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, हम कहते हैं द एंगल एनक्लोज बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, बोथ द टेंजेंट बीइंग ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन दोनों के बीच जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 से 180 के बीच में होती है। तो हो क्या रहा है, ये मान लीजिए आपका लिक्विड है, इस लिक्विड को हमने कंटेनर में ऐसे रखा हुआ है, अगर ये आपका लिक्विड भरा हुआ है तो ये जो एंगल है आपका, ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये एंगल आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। लिक्विड की सरफेस अगर ऐसे ना हो कि आपकी ऐसे है, तो इस केस में एक टेंजेंट ये आई और एक टेंजेंट आपकी ये गई, ये आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू आपकी 0 भी होती है, थीटा की वैल्यू 90 भी होती है, और आपकी 0 से 180 के बीच में इट कैन लाई। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपका डिक्रीज हो जाता है। सॉल्यूबल आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर आपने पानी में नमक मिला दिया है, चीनी मिला दी है, तो उससे भी आपका एंगल आपका चेंज हो जाता है, कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है। कैपिलैरिटी होती है कि अगर हमने एक बहुत ही पतली सी ट्यूब ऐसा मान लीजिए जैसे आपकी पेन की रिफिल, उसको जब हम पानी में डिप करते हैं तो पानी वहाँ पे अपने आप उस कैपिलरी में राइज हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। यही फिनोमिना है जिसकी वजह से आपने कभी देखा होगा कि हम गेहूँ उगाते हैं, ठीक है, चावल उगाते हैं, या फिर हमारे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने आप को नीचे से न्यूट्रिएंट्स लेके अपने आप को खाना प्रोवाइड करते हैं। वो नीचे से न्यूट्रिएंट्स लेके ऊपर तक लेके जाते हैं। उसका मेन रीज़न कैपिलैरिटी है। आपने कभी देखा होगा गांव में जैसे लाइट चली जाती है तो दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं। उस दिए को अगर देखोगे तो उसमें आप बाती लगाते हैं और नीचे तेल भरा होता है, वो अपने आप ऊपर राइज करता है उस बाती के अंदर। उसका रीज़न कैपिलैरिटी है। गांव में ऐसा होता है कि जब हम खेती बाड़ी इस वक्त मान लो नहीं हो रही है तो उसको क्या करते हैं, या जैसे इसको पहले ऐसे समझना, जैसे अकाल कहीं पड़ जाता है, आपने कभी टीवी में या ऐसे देखा होगा सूखे का जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पे ज़मीन दिखाते हैं जिसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं और ज़मीन ऐसे सिकुड़ी हुई है और बीच बीच में क्रैक्स हैं।
वो आपका रीज़न है कि उस ज़मीन का सारा मॉइस्चर जो है वो उड़ गया। इस वजह से आपके जब भी हम खेती बाड़ी करना चालू करते हैं, किसान हल चलाता है खाली ज़मीन पे, उसका रीज़न ये होता है कि आप उसकी सारी कैपिलरीज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपकी ज़मीन का, आपकी लैंड का, उस जो फर्टाइल लैंड है उसके सारा मॉइस्चर जो है एंड हेंस आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उड़ जाएंगे। ठीक है, तो कैपिलरिटी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑल्दो वी डोंट पे दैट मच अटेंशन टू इट, आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवे ये वाला फिनोमिना जो है आपका कैपिलरिटी का आता है। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, कैच इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय RdG या फिर 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय छोटा RdG। यहाँ पे R और R जो हैं आपके R जो R हैं ये आपके जो इसका रेडियस, एक तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक मिनट को, एक तो आपका इसका जो आपकी कैपिलरी है उसका रेडियस है, और एक आपके सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो यहाँ पे ये आपकी जो सरफेस का वो रेडियस आ रहा है वो वाली वैल्यू है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, डायरेक्ट या तो इस फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं या फिर कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यही फॉर्मूला पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपना सवाल है, अगला सवाल कहता है वुडन स्टिक 2 मीटर लॉन्ग इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, आपकी वाटर सरफेस पे फ्लो कर रही है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 0.07 न्यूटन पर मीटर। बाय पुटिंग सोप सोल्यूशन ऑन वन साइड ऑफ द स्टिक द सरफेस टेंशन इज रिड्यूस टू 0.06। यहाँ पे सरफेस टेंशन इतनी हो गई, हमें बताना है नेट फोर्स ऑन द स्टिक विल बी, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नाउ अगर आपने ये सिनेरियो है कि ये आपकी मान लीजिए स्टिक है, ऐसे बना लेते हैं कि ये आपका कंटेनर है और टॉप व्यू देख रहे हैं इसका, यहाँ पे आपकी स्टिक ऐसे रखी हुई है, 2 मीटर इसकी लेंथ है, यहाँ पे तो आपका पानी भरा हुआ है जिसकी आपकी सरफेस टेंशन 0.07 है, यहाँ पे आपका सोप सॉल्यूशन डाल दिया तो 0.06 हो गई। तो यहाँ जो आपका डेल्टा एफ आएगा दोनों फोर्सेस में डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1, ऐसे लिख लेते हैं। जो आपका फोर्स आएगा एक साइड पे उसकी वैल्यू होगी सरफेस टेंशन आपकी T1 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ माइनस सरफेस टेंशन T2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और अगर लेंथ इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको T2 T1 लिख लेते हैं, T2 T1। एक जगह आपकी L कॉमन ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 0.07, उसके बाद माइनस 0.06 मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ अपने को 2 दे रखी है, तो ये आ गया 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 0.02, ये आपके फोर्स का डिफरेंस होएगा। हेंस ऑप्शन डी 0.02 न्यूटन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके फोर्स का डिफरेंस है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज, एम्स का आपका सवाल है, क्वेश्चन सेज इफ द रेडियस ऑफ सोप बबल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अनदर, एक आपका सोप बबल है, दूसरे सोप बबल से उसका रेडियस आपका 4 गुना है, देन रेशियो ऑफ देयर एक्सेस प्रेशर विल बी, आपके एक्सेस प्रेशर का रेशियो अपने को बताना है। तो यहाँ पे क्योंकि हम सोप बबल की बात कर रहे हैं जिसकी 2 सरफेस होती हैं, और ये बात अपने को पता है कि डेल्टा पी उसको आप लिखते हैं 4T/R, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है कि एक्सेस प्रेशर जो है 4T/R होता है, टी आपकी सरफेस टेंशन है, आर आपका रेडियस है। टेंशन क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है तो सरफेस टेंशन आपकी सेम होएगी, तो डेल्टा पी आपका यहाँ पे आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब हम यहाँ कह रहे हैं डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा P2 जो है उसका रेशियो में बताना है। अगेन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिया रेडियस ऑफ सोप बबल इज 4 टाइम्स, तो यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा P1 बाय यहाँ P2 कर रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू R2/R1। यहाँ पे रेशो जो बताना है अपने 1:4, 4:1, 16:1, 1:16, ये ध्यान रखना कि रेशो पूछा किस रेशो में है, ये कह लीजिए। तो रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज 4 टाइम्स है, तो पहले वाला बबल जो है उसका रेडियस 4 टाइम्स है दूसरे वाले के। अब इन्हीं का जो रेशो बताना है तो P1 आपका पहले वाला हो गया, P2 आपका दूसरे वाला हो गया। यहाँ पे अगर रेशो देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू R1 जो है इसकी वैल्यू आपकी 4 टाइम्स है, तो ये 4R/R हो जाएगा, यानी कि रेशो विल बी इक्वल टू 1/4, हेंस ऑप्शन ए 1/4, दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई का पूछा सवाल है, क्वेश्चन सेज एन एयर बबल इन अ वाटर टैंक राइजेस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, तो एयर बबल है वो नीचे से आपका ऊपर राइज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, ये मोर देन 1 करेक्ट वाला सवाल है। मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, तो मोर देन 1 करेक्ट का सवाल है। क्वेश्चन आपके ऑप्शन जो है, क्वेश्चन के ऑप्शन, इट सेज बबल राइजेस अपवर्ड्स बिकॉज प्रेशर एट द बॉटम इज लेस देन दैट एट द टॉप। बबल राइजेस अपवर्ड्स बिकॉज प्रेशर एट द बॉटम इज ग्रेटर देन एट द टॉप। ऑप्शन सी है एज द बबल राइजेस इट्स साइज इंक्रीजेस,
ऑप्शन डी है एज द बबल राइजेज इट्स साइज डिक्रीजेस। नाउ इस चीज़ को समझना, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसकी हमने बात की हुई है कि अगर आपका कोई बबल है नीचे से ऊपर यहाँ पे आपका राइज कर रहा है तो यहाँ पे आपका साइज जो है उसका बढ़ जाएगा, बबल उसका साइज बढ़ जाएगा। बिकॉज प्रेशर की जब हम बात करेंगे यहाँ पे आपका या जस्ट अबव या बिलो द सरफेस हम कहते हैं प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे जो आपका प्रेशर होगा इस जगह पे उसको आप लिखोगे पी नॉट प्लस रो जी एच। तो प्रेशर यहाँ पे बॉटम पे ज़्यादा है। और अब यहाँ पे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, इसको ऐसे विजुअलाइज करना कि आपने अगर एक बलून लिया, उस बलून को आप पानी में दबाए जा रहे हो, हर तरफ से उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो श्रिंक कर जाएगा। अगर ऊपर से नीचे जाके श्रिंक कर रहा है तो नीचे से ऊपर जाके बबल का साइज बढ़ेगा। तो एज बबल राइजेज उसका आपका साइज बढ़ेगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका बबल राइजेज अपवर्ड्स बिकॉज प्रेशर एट द बॉटम इज ग्रेटर, ये वाला भी आपका राइट आंसर होगा। बिकॉज आपका बबल जो है जैसे हम मैकेनिक्स में कहते हैं कि हमेशा आपकी अगर नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है, नेट फोर्स अगर इम्बैलेंस है तो जो आपका नेट फोर्स की डायरेक्शन है बॉडी का एक्सेलेरेशन उस डायरेक्शन में होएगा। सिमिलरली हम कहते हैं कि आपके प्रेशर की अगर वैल्यू देखेंगे तो जहाँ आपका प्रेशर ज़्यादा है और जहाँ आपका प्रेशर लो है तो चीज़ें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। हेंस इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे बी एंड सी।